भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ऐसे विचार वाले मानव को चाहे कुछ भी दे दो, यह 3 प्रकार के इंसान कभी किसी के नहीं होते। तब माता पार्वती पूछती हैं, हे देवों के देव महादेव, पृथ्वी लोक पर तो प्रत्येक मानव एक समान जन्म लेता है, फिर इन 3 प्रकार के इंसान कभी भी किसी के क्यों नहीं हो पाते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक अति सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुने, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 3 प्रकार के इंसान कभी किसी के नहीं होते। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में चंद्रवंशी नामक एक राजा शासन करता था। इस राजा के महल के निकट एक मनमोहक देवराज इंद्रा के नंदन वन जैसा एक उद्यान था। इस उद्यान में विविध प्रकार के फलों और फूलों वाले वृक्ष लगे हुए थे, जिन पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल उगते थे। राजा के उद्यान में एक अद्भुत वृक्ष भी था, जिस पर स्वर्ण के फल लगते थे। राजा ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त किया था, ताकि कोई भी इस वृक्ष से फल चुराकर न ले जा सके। उद्यान का माली इसकी निरंतर देखभाल करता था। वह प्रतिदिन संध्या को इस वृक्ष के फलों की गिनती करता था और प्रातः होने पर फिर से उन्हें गिनता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब माली ने वृक्ष के फलों की गिनती की तो उसमें से एक फल कम पाया गया। तब वह माली शीघ्र ही राजा के महल गया और राजा को यह समाचार सुनाया। राजा चंद्रवंशी माली के वचन सुनकर उद्यान में पहुंचे। राजा के लिए यह दृश्य देख बहुत ही विस्मयकारी था कि हमारे बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद और सैनिकों के पहरे होने के बावजूद भी किसी ने एक सोने का फल चुरा लिया। इस पर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति सोने के फल चुराने वाले को पकड़कर लाएगा, उसे दरबार में सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, आज रात में पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जिसने हमारे बगीचे से फल चुराया है। राजा चंद्रवंशी ने अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दे दी। उसके बाद बड़े राजकुमार ने उस बगीचे की चारों ओर पहरा दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने फलों की गिनती की तो एक फल कम था। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ और सोच में पड़ गया कि वह रात भर पहरा देता रहा, फिर भी किसी ने फल चुरा लिया। उसने सुबह यह बात राजा को बताई। राजा चंद्रवंशी ने देखा कि उनका बड़ा पुत्र सोने के वृक्ष की रक्षा में असफल रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र ने अनुमति मांगी और कहा, पिताजी, मैं आज वृक्ष की सुरक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि फल किसके द्वारा चुराया जा रहा है। राजा ने उसे अनुमति दी और कहा, बेटा, जाओ और हमारे बगीचे की अच्छी से चौकसी करो। सुबह तक चोर हमारे हाथ में होना चाहिए। राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की सुरक्षा के लिए गया। पूरी रात वह जागता रहा, लेकिन बाद में उसे भी नींद आ गई और फल फिर से किसी ने चुरा लिया। यह देखकर राजा चंद्रवंशी और सभी दरबारी काफी चिंतित हो गए। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश बैठ गए। तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र आया और कहा, पिताजी, कृपया मुझे भी आज रात के लिए अनुमति दें। मैं भी उस वृक्ष की रक्षा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वह चोर कौन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आज रात मैंने पहरा दिया तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने इस छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहते थे, क्योंकि वह उसे सबसे अधिक कमजोर मानते थे। राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा राजकुमार इस पर सहमत नहीं हुआ। फिर उसने कहा, पिताजी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जब राजकुमार ने बार बार अनुरोध किया तो आखिरकार राजा ने उसे पहरा करने की भूमिका निभाने की अनुमति दे दी।
अब वह युवा राजकुमार बगीचे में पेड़ की सुरक्षा के लिए पहुंच गया और रात में उसकी रक्षा करने लगा। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी भी स्थिति में नहीं सोएगा और उस रात उस चोर को अवश्य पकड़ेगा। वह राजकुमार अपनी नींद पर विजय पाकर उस पेड़ पर नजर बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ते हुए आया और उस पेड़ पर बैठ गया। उसे देखते ही वह सोने का तोता एक फल को अपनी चोंच में कस के पकड़कर वहां से जाने लगा। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। वह सोच रहा था कि वहां कोई मनुष्य होगा, पर यहां तो एक पक्षी था। उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और तोते को निशाना बनाया। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वह तोता बहुत ही चतुर था। राजकुमार ने 3 बार उस पर तीर छोड़ा, फिर भी वह तीनों बार बच निकला और अपने पंख झटके वहां से उड़ गया। तीर की चोट से उसका एक सुनहरा पंख गिरकर नीचे आ गया। राजकुमार ने वह पंख उठा लिया और सुबह होते ही उसने सारी घटना राजा को सुनाई और उस सुनहरे पंख को राजा को दे दिया। सुनहरे पंख देखकर राजा बहुत ही अचंभित हुए और उस पंख पर मंत्रमुग्ध हो गए। उस पंख को राजा हाथ में लेकर बार बार देखते रहे। उन्होंने कहा, बेटा, जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा पक्षी हमारे राजमहल में होना ही चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सुनहरे तोते के साथ और भी सुंदर दिखाई देगा। राजा चंद्रवंशी ने तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि कोई उस तोते को पकड़कर लाए। राजा की बात सुनकर सबसे पहले उनका बड़ा बेटा इस काम के लिए आगे आया और कहा, पिताजी, मैं उस तोते को ढूंढकर लाऊंगा। इस तरह राजा चंद्रवंशी का बड़ा बेटा सुनहरे तोते को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सियार आराम कर रहा था। राजकुमार ने सियार को देख ही अपने धनुष पर एक तीर चढ़ा लिया और उस तीर को छोड़ने ही वाला था। उसी क्षण सियार ने चीख कर कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे मत मारिए। मैं जानता हूं कि आप सुनहरे तोते की खोज में हैं। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे और मैं जो रास्ता बताऊं उस पर चलेंगे तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। बस इसी रास्ते पर सीधे जाइए। आगे चलकर आपको एक गांव के पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। जो एक गुफा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी होगी और दूसरी गुफा तरफ जर्जर और झाड़ियों से भरी होगी। पर उस खूबसूरत गुफा में मत जाइएगा, बल्कि उस जर्जर गुफा में प्रवेश कीजिए। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। राजकुमार ने सोचा कि शायद सियार उसे गुमराह करना चाहता है। उसने सियार को डांटते हुए कहा, ओ चालाक सियार, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। और इसके बाद उसने तीर चला दिया, लेकिन वह चालाक सियार बच निकला। इसके बाद राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह एक नगर के पास पहुंचा जहां उसने देखा कि वास्तव में 2 गुफाएं थीं। उनमें से एक बहुत साफ और सुंदर लग रही थी और अंदर से लोगों के नाच गाने की आवाजें आ रही थीं। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाते ही उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नृत्य संगीत में शामिल हो गया और वह भूल गया कि वह एक सोने के तोते की तलाश में निकला था। इस तरह कई दिन गुजर गए। उसने ना तो उस तोते की खोज की और ना ही घर वापस आया। फिर राजा चंद्रवंशी ने अपने दूसरे पुत्र को अनुमति दी कि योंक, तुम्हारा बड़ा भाई अब तक वापस नहीं आया है। वह सुनहरे तोते को ढूंढने गया था। अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। राजा की अनुमति मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे वही सियार मिला जो उसके बड़े भाई को मिला था। सियार ने दूसरे राजकुमार से भी वही बातें कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए वह भी उसी सुंदर गुफा में चला गया और वहां हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो गया। वह भी भूल गया कि वह क्यों आया था। जब दूसरा राजकुमार भी वापस नहीं आया तो राजा चंद्रवंशी के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं सुनहरे तोते की खोज करने जाऊंगा। फिर राजा ने कहा, बेटा, जब तुम्हारे दोनों भाई उस तोते को नहीं ढूंढ पाए तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे? इसलिए तुम शांति से घर पर बैठो। राजा के कई बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार अड्डा रहा।
तब राजा ने मजबूर होकर उसे जाने की अनुमति दे दी। अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे भी वहीं सियार मिला। राजकुमार ने अपना धनुष निशाने के लिए साध लिया। तभी सियार ने कहा, हे राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने सियार की बातों को गौर से सुना और कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर सियार खुश होकर कहता है, हे राजकुमार, आप मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्योंकि आपने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। आइए, मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूं। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ऐसा कहकर सियार ने अपने आकार को बड़ा कर लिया और राजकुमार उस पर सवार होकर गुफा की तरफ जाने लगे। जल्द ही वे जंगल और पहाड़ों को पार कर नगरी में पहुंच गए, जहां उन्हें 2 गुफाएं दिखाई देती थीं। वहां एक और सुंदर गुफा थी, पर राजकुमार उसमें नहीं गया क्योंकि उसके मन में लोभ नहीं आया। राजकुमार सियार की सलाह मानते हुए पुरानी गुफा में गया और वहां रहने का स्थान बना लिया। रात भर आराम करने के बाद सवेरा होने पर वह आगे बढ़ा और उसे वहीं सियार फिर मिल गया। तब सियार ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूं कि यहां से आगे आपको क्या करना है। बस इस रास्ते पर चलते जाइए, आपको एक बहुत ही खूबसूरत महल मिलेगा जहां पर सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। इन सिपाहियों से डरिए मत और सीधा महल के भीतर चले जाइएगा, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। बेफिक्र होकर महल के भीतर जाइए और महल के कमरों को पार करके उस जगह पर पहुंच जाइए जहां एक लोहे के साधारण पिंजरे में सुनहरा एक तोता है। उस तोते को पिंजरे से उठाकर महल के बाहर ले आइएगा। लेकिन ध्यान रहे, सुनहरे इस तोते के पास एक बेहद सुंदर हीरे और जवाहरात से सजा हुआ पिंजरा भी होगा। आप गलती से भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उस लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस हीरे और जवाहरात से सजे हुए पिंजरे में डालने की कोशिश करोगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद सियार ने फिर से राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और कुछ ही समय में उसे उस महल के निकट पहुंचा दिया। राजकुमार महल के निकट पहुंचकर देखा कि सच में वहां के पहरेदार सिपाही गहरी नींद में थे। बिना किसी भय के वह सीधे महल में प्रवेश कर गया और कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक सुनहरा तोता पिंजरे में कैद था और उसके पास में 3 सोने के फल भी रखे हुए थे। राजकुमार तुरंत ही पहचान लेता है कि ये फल उसके बगीचे से चुराए गए हैं। उसे सुनहरा तोता बेहद सुंदर लग रहा था और वह उसे ध्यान से देख भी रहा था। जब राजकुमार सुनहरे तोता को लेकर वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर पास में रखे एक अन्य पिंजरे पर पड़ी, जो हीरों से सजा हुआ था और देखने में बहुत ही सुंदर था। उस पिंजरे में बहुमूल्य हीरे लगे हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वह पिंजरे की चमक दमक में सियार की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस बहुमूल्य हीरे से सजे हुए पिंजरे में बंद कर दिया। तोता नए पिंजरे में आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह राजकुमार पिंजरे को उठाकर उस स्थान से कुछ दूरी भी नहीं जा पाया था, जब उसी समय कई सिपाही उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि सियार ने उससे क्या कहा था और उसने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूं। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछताछ की तो राजकुमार ने सारी घटना बता दी। राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने आए थे। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हे राजकुमार, अगर तुम मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक सोने का हिरण ले आओ तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दूंगा और बदले में तुम्हें यह सुनहरा तोता भी दूंगा।
राजकुमार को अपनी जान बचाने हेतु राजा की इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ा। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने जाकर सियार को पूरी कहानी समझाई। तब सियार ने निराशा भरे स्वर में कहा, अरे भाई, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपने मेरे बताए अनुसार कार्य नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था। अगर आप वैसा ही करते तो आज इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार ने कहा, भाई, मैंने बड़ी भूल कर दी है। कृपया मुझे क्षमा करे और एक बार फिर मेरी सहायता करो। बिना आपके सहयोग के मैं सोने के हिरण को नहीं ला सकता। यहाँ के राजा ने मुझे सोने के हिरण को लाने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और सोने का हिरण नहीं ला पाया तो राजा मुझे वह सुनहरा तोता नहीं देगा और मुझे फांसी दे देगा। इस पर सियार ने राजकुमार की बात सुनी और कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। हम यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे, एक अन्य राज्य में, जहाँ एक महल है। इस महल के नजदीक एक बगीचे में तुम्हें एक स्वर्ण मृग मिलेगा, जबकि वहाँ के सेवक नींद में होंगे। तुम्हें धीरे से जाना है और उस स्वर्ण मृग को पकड़कर ले आना है। लेकिन हे राजकुमार, याद रखना कि उस मृग को बांधने के लिए वहाँ 2 रस्सियां होंगी, एक पुरानी रस्सी और दूसरी स्वर्ण की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी से बांधना है, स्वर्ण की रस्सी को हाथ नहीं लगाना है। फिर तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह मृग एक घोड़े की तरह दौड़ता है। आपको उस मृग को लेकर बगीचे से बाहर निकल आना है। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तब सियार ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षणों में उसे उस किले के बगीचे के पास पहुंचा दिया। बगीचे के पास पहुंचते ही सियार ने उसे नीचे उतारा और वहां से चला गया। राजकुमार ने किले के अंदर जाकर देखा कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर में महल के पास वाले बगीचे में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण मृग को भी देखा। राजकुमार ने उस मृग को पकड़ लिया। जब वह उसे ले जाने के लिए बगीचे से बाहर आ रहा था तो उसकी दृष्टि एक कोने में परी सोने की रस्सी पर पड़ी। वह रस्सी बहुत आकर्षक लग रही थी, जिसमें हीरे और मोती झिलमिला रहे थे। उसी के पास ही एक पुरानी और साधारण रस्सी परी थी। ऐसी खूबसूरत स्वर्ण मृग को एक पुरानी साधारण रस्सी से बांधना तो खराब लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी की चमक में खो गया। उसने वह साधारण रस्सी छोड़ दी और सोने की रस्सी उठा ली और उसे बांधने लगा। तब क्या हुआ जानते हो? वह मृग तुरंत जोर से चीखने लगा। मृग की चीखें सुनकर महल के सेवक जाग उठे। कुछ ही समय में सैनिकों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। फिर सैनिकों ने राजकुमार को बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, राजकुमार, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। लेकिन राजकुमार, अगर तुम मेरे एक काम को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। राजा बोले, मेरे लिए एक सोने का हिरण ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान पूर्वक छोड़ दूंगा और बदले में तुम्हें यह सुनहरा तोता भी प्रदान करूंगा। अब राजकुमार को अपनी जान बचाने हेतु राजा की इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ा। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने जाकर सियार को पूरी कहानी समझाई। तब सियार ने निराशा भरे स्वर में कहा, अरे भाई, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपने मेरे बताए अनुसार कार्य नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था। अगर आप वैसा ही करते तो आज यह नई परेशानी सामने नहीं आती। अब मैं तुम पर बहुत नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उस हीरे से बने महल तक पहुंचाऊंगा। तुम बस उस महल के बाहर छिपे रहना। जब राजकुमारी नहाने के लिए सरोवर में आए तब तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे, वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन हे राजकुमार, एक महत्वपूर्ण बातों को गांठ बांध लो। आपको उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ ले जाना है। चाहे वह कितनी भी विनती करे, उसे महल में वापस ना जाने देना।
फिर सियार ने कहा है कि राजकुमारी तुम्हें अपनी मधुर बातों में फंसाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह अब भी अपने माता पिता से मिलकर आती है, लेकिन तुम उसकी इन मधुर बातों में ना फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम एक नई मुश्किल में फंस जाओगे। ऐसा कहते हुए सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और उस महल की दिशा में चल दिया। महल के निकट पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। इसी बीच राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई। उसी समय राजकुमार ने साहस बटोरकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार को छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को राजी हो गई। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार को सियार की कही बातें अच्छी तरह से याद थीं। वह सोचने लगा कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इसलिए राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभी और इसी समय अपने साथ ले जाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी के आंसू बहते देखकर राजकुमार का दिल पसीज गया और एक स्त्री के आंसुओं ने उसे मोम की तरह पिघला दिया। इस प्रकार दया के वश में आकर उसका मन भी पिघल गया। अंत में राजकुमार मान गया और कहा, राजकुमारी, तुम थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलो और फिर जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे ही राजकुमारी महल में कदम रखी, उसी समय महल के पहरेदार जाग उठे और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। यह देखकर राजकुमार बहुत पछताने लगा। उसे तो सियार ने पहले ही बहुत चेतावनी दी थी, पर वह बार बार गलतियां करता रहा। इधर सैनिकों ने उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा इस घटना से काफी क्रोधित थे और उन्होंने शीघ्र ही अपने सैनिकों को अनुमति दी कि फौरन इस राजकुमार को फांसी पर लटका दें। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक दुखी हो गया और विनती करने लगा। राजा ने कुछ विचार करने के बाद कहा, मैं अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक खास काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे किले की खूबसूरती कम हो गई है। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को नष्ट कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और राजकुमारी चंद्रकला के साथ तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमार महल से बाहर निकला और पहाड़ को देखने लगा। हालांकि उसके हाथ में तलवार थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने विशाल पहाड़ को वह 8 दिनों में कैसे रहेगा। राजकुमार काफी चिंतित था, लेकिन चूंकि उसकी जान को खतरा था, उसने अपनी तलवार से पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। 7 दिन बीत जाने के बाद भी वह पहाड़ का एक भाग भी न बना पाया। राजकुमार थकान और दुखी होकर बैठ गया। अपने किए पर पछतावा करने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने आज उसकी सलाह मान ली होती तो आज मुझे कितना फायदा होता। उसने हमेशा मुझे सही सलाह दी, लेकिन मैंने हमेशा उसकी बातों का उल्टा किया। इसी दौरान उसे अपने पैरों के पास सियार की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने देखा वही सियार सामने खड़ा था। सियार ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, कैसे हो? इस बार मैं आपकी मदद करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन मैंने आपको 7 दिन से इस पहाड़ को काटते हुए देखा है, इसलिए मुझे आप पर दया आ रही है। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आओ यहाँ आराम करो, तुम थक चुके हो, सो जाओ। मैं कुछ ही घंटों में यह काम खत्म कर दूंगा। राजकुमार सियार की बात मानकर आराम करने चला गया और जल्दी ही सो गया। सुबह उठकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि दूर दूर तक कहीं भी उस पहाड़ का नामो निशान ही नहीं था। वहां से महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंच गया। तब राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही सियार मिल गया। सियार कहने लगा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी चंद्रकला के साथ आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तो आपको सोने का मृग और सुनहरा तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वे दोनों चीजें आपके मतलब की हैं।
इन्हें प्राप्त करना अब आपके लिए कोई कठिन काम भी नहीं रहा है। तब राजकुमार ने कहा, भाई, अब मुझे सोने का मृग और सुनहरा तोता कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, और अगर सुनहरा तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रकला के लिए भी उस राजा के पास ले जा रहा हूँ। तब सियार ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूलकर मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हो चुका है और अब वह तुम्हारी धर्म की पत्नी है। उसे राजा को नहीं देना। पहले तुम राजकुमारी चंद्रकला को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाओ। राजा राजकुमारी को देखकर खुश होंगे और तुम्हें सोने का मृग दे देंगे। फिर तुम तुरंत उस पर सवार हो जाना, सभी से विदाई लेना और अंत में राजकुमारी से विदा लेना। राजकुमारी चंद्रकला से विदा लेते समय उसका हाथ पकड़कर उसे मृग पर बिठा लेना और वहां से भाग जाना। यह मृग इतनी तेज दौड़ती है कि कोई भी घोड़े पर सवार इसे नहीं पकड़ सकता। पहले यह काम करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजकुमार ने अब सियार की योजना के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। वहीं राजा, जिसके पास सोने का हिरण था, उसने प्रसन्न होकर उसे सोने का हिरण उपहार में दे दिया। राजकुमार ने तुरंत हिरण पर सवारी की और राजा से विदाई लेने का अनुरोध किया। अंततः ही वह राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर उस हिरण पर तेजी से दौड़ा, महल से बहुत दूर निकल गया। राजा बस देखता ही रह गया। फिर रास्ते में एक पेड़ के नीचे वही सियार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को देख सियार ने कहा, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम यहाँ से जाकर उस सुनहरे तोते को भी प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर सुनहरे तोता वाले राजा के पास जाओ। वह राजा इस मृग को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और लोग प्रसन्नता में आकर अक्सर गलतियां करते हैं। भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे और बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय वे सोच समझकर काम नहीं करते। आप उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वह सोने का मृग आपसे मांगे तो मृग की पीठ पर सवार होकर वहां से भाग जाना। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि सियार ने बताया था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सुनहरा तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में सौंप दिया। जैसे ही उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में आया, उसने सोने के मृग को दौड़ा दिया और बेचारा राजा देखता ही रह गया। कुछ दूर आगे जाने पर राजकुमार को फिर वही सियार मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा, है भाई, तुमने मेरी इतनी लंबी सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे यह राजकुमारी सुनहरा तोता मिल पाया है। तुम्हारा मुंह पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं अपने एहसान को उतारना चाहता हूँ। बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब सियार बोला, राजकुमार, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे, तब आप मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस सियार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजकुमार कहने लगा, भाई, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान लेना मुझसे ज्यादा अघोरी इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। राजकुमार की इन बातों को सुनकर सियार बहुत आहत हुआ और कहने लगा, है भाई, यदि आप मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, मैं आपकी भलाई के लिए 2 बातें बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सियार की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा, और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? इस प्रकार सियार ने राजकुमार को 2 बातें समझाकर वहां से चला गया। राजकुमार ने अपनी पत्नी और सोने के तोते के साथ उस हिरण की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह उसी छोटे शहर में पहुंच गया जहां उसने गुफा में प्रवेश किया था, जिसमें 2 गुफाएं थीं। जैसे ही वह उस शहर में पहुंचा, वहां के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर आ गए।
उन्होंने देखा कि सोने के एक हिरण पर एक राजकुमार और एक खूबसूरत राजकुमारी बैठे हुए हैं। राजकुमार के हाथ में एक सुंदर तोता था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब राजकुमार ने देखा कि उस शहर के एक बगीचे में लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और वहां कुछ शोर हो रहा था। राजकुमार ने पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों के लिए फांसी की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उस दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी, वे उसके 2 बड़े भाई थे। वे लोग तब से अब तक उसी सजावटी और सुंदर गुफा में रह गए थे और विभिन्न बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। खूबसूरत युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहते रहते वह शराबी बन गए, जुए के आदी हो गए और उन्होंने अपना सारा धन खो दिया। गुफा में रहते हुए उन्होंने नगरवासियों से बहुत सारा धन मांगा। इन सब से परेशान होकर नगर के लोगों ने उन्हें फांसी देने का निश्चय किया, लेकिन छोटा राजकुमार यह नहीं होने देता। उसने नगरवासियों से जाकर कहा, हमसे धन ले लो और उन्हें छोड़ दो। छोटे राजकुमार के अनुरोध पर नगर के लोगों ने धन स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। छोटा राजकुमार अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े और जंगल में चलते हुए एक कुएं के पास पहुंचे। बड़े राजकुमार ने सुझाव दिया कि वहां थोड़ी देर आराम करे और जलपान के बाद आगे की यात्रा जारी रखे। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा राजकुमार मान गया। अब तक तो वह राजकुमार यह भूल चुका था कि उसने सियार से विदा लेते समय क्या कहा था। छोटा राजकुमार ने मृग से उतरकर कुएं के किनारे बैठकर विश्राम किया। इसी दौरान उसके दोनों भाइयों ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी को सोने के मृग पर बिठाया और सोने के पिंजरे के साथ उड़ गए। कुएं में अपने भाई को धकेलने के बाद भी दोनों अपने नगर वापस आ गए। घर वापसी पर उन्होंने राजा से मिलकर कहा, पिताजी, हम सुनहरे तोता पकड़ लाए हैं जिसने हमारे बगीचे से सोने के फल चुराए थे। साथ ही हम सोने का मृग और इस खूबसूरत राजकुमारी को भी लाए हैं। यह सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी मनाई। लेकिन यह सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी। वह राजकुमारी बराबर रोती रही। उन्होंने इतना रोना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि उस मृग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वह सुनहरा तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार प्रयास करने पर भी ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मृग और तोता कुछ खाने पीने लगे। उधर छोटा राजकुमार तो उस कुएं में पड़ा था। उसके 2 सगे भाई उसे कुएं में धक्का देकर चला गए थे, परंतु ईश्वर की दया से वह मरा नहीं, क्योंकि कुएं में इतना पानी नहीं था कि कोई डूब सके। वह अपने भाग्य को शाप देते हुए कुएं में पड़ा रहा। तब उसे अपने सियार की बातें याद आईं और वह अपनी सियार की सलाह न मानने के लिए पछताने लगा। उसने कहा, अगर मैंने आज उसकी सलाह मान ली होती तो इस मुसीबत में नहीं पड़ता। जैसे ही राजकुमार ने उस सियार के बारे में सोचा, वह सियार वहां प्रकट हो गया। सियार ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, पर तुम मेरी बातों को भूल जाते हो। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन लोगों की मदद मत करना जो मुश्किल में है। तुमने मेरी बातें अनसुनी की, पर मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता करूंगा। सुनो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक रस्सी फेंक रहा हूं। इसे पकड़कर तुम कुएं से बाहर आ जाओ। ऐसा कहते हुए सियार ने कुएं में एक रस्सी डाल दी, जो जल्दी ही लंबी हो गई और राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार ने उस रस्सी को थाम लिया और बाहर आ गया। फिर सियार ने कहा, अब जाओ राजकुमार, अपने घर लौट जाओ, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के पीछे हैं और निश्चित ही तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। सियार की इतनी बात सुनने के बाद वह राजकुमार अपने राजमहल को लौट आया। अपनी नगरी में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। तब उस भिखारी के लिए राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। राजकुमार बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। पहुंचते ही एक विचित्र बात हुई। जैसे ही वह राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वह एकदम से आवाज देने लगा और दाना पानी भी खाने लगा।
अब तो सुनहरा तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वह भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। यह देखकर राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, हे महाराज, मैंने आपको पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, परंतु आपका लाडला राजकुमार यहाँ आ गया है, जिसे देखकर मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। इसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है और मैं इस राजकुमार के साथ अपने जीवन में सुख पा सकती हूँ। राजा ने पूछा, वह कहाँ है? राजकुमारी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और कहा, महाराज, यही है आपका लाडला राजकुमार। राजा ने तुरंत अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब राजा का अपने छोटे बेटे के प्रति नजरिया बदल गया। पहले जहां वह उसे ना समझते थे, वहीं अब उसे समझदार और बहादुर मानने लगे। राजा ने अपने छोटे राजकुमार से बहुत ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया। उसके बाद राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था और महाराज को भी धोखा दिया था। इस वास्ते महाराज उन दोनों से बहुत नाराज थे। राजा ने उन दोनों राजकुमारों को अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद हंसी खुशी धूमधाम के साथ राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार उस सियार को कभी नहीं भूल पाया जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन उसने समय निकालकर उसी सियार को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। लंबे समय तक खोजने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वही सियार मिला जो उस समय बहुत उदास और पहले से भी अधिक दुबला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही उसने तुरंत पहचान लिया और पूछा, आज तुम यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार ने उत्तर दिया, भाई, मैं आज तुम्हें ढूंढने आया हूँ। चलो मेरे साथ रहो, यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जंगल में तो खाने पीने की समस्या है और शिकारियों से भी डर रहता है। सियार ने उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और अब जब मेरा काम पूरा हो गया है तो तुम सुखी रहो और अपने राज्य में वापस चले जाओ। तब राजकुमार बोले, नहीं मेरे दोस्त, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास जब राजकुमारी तुम्हें देखेगी तो वह बहुत खुश होगी और तुमसे मिलने के लिए उत्साहित होगी। तब सियार ने कहा, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे तीर से मार दो, यही मेरी इच्छा है। दरअसल एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं सियार नहीं हूँ, मुझे जादू से सियार बना दिया गया है। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। वास्तव में तुम्हारी पत्नी जो राजकुमारी है मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर से मार दोगे तो मैं उस जादू से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने देश वापस लौट जाऊंगा। राजकुमार यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वह सियार मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महल के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न हुई। कुछ दिन वहां रहकर वह राजकुमार अपने नगर को लौट आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, गर्म किया हुआ पानी ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार बुरे लोग चाहे जितना भी अच्छा बनने का नाटक करें, सही समय पर उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति यही मानते हैं कि बुरे लोगों के साथ बुराई से ही व्यवहार करना चाहिए। नियम की जड़ में दूध डालने से उसकी कड़वाहट दूर नहीं होती। भले ही आप अपना सब कुछ निछावर कर दें, पर तीन प्रकार के इंसान कभी अपने नहीं हो सकते। पहले वो जो किसी बुरी लत में फंस जाए, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि और बुरी महिलाओं के झूठे प्रेम में पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति अपने अपनों को भी भूल जाते हैं। दूसरे वो जो झूठ बोलकर धन कमाने में लगे रहते हैं, जो धन के लालची होते हैं। तीसरे वो जो बेबाजी और चापलूसी करने वाले होते हैं, इन्हें अपना समझने वाला बड़ा मूर्ख समझा जाता है।
पुराने शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकते। जो इसे अपना मानता है उसे बहुत बड़ा मूर्ख समझा जाता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में अगर बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें।